हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइज, इसी वीडियो में आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। मैं आगे एक वीडियो का सैंपल आप लोगों के साथ अटैच कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताएंगे कि वो वीडियो का तरीका आपको बेटर लग रहा है या फिर जो कॉपी पेन का तरीका हम यूज़ करते हैं वो बेटर है। तो दोनों में से जो भी आप लोगों का कमेंट रहेगा, जो भी तरीका बेटर है, हम उसी से आगे कोशिश करेंगे वीडियो कंटिन्यू करने की। बढ़िया से आप लोग एक बार देख के बताइए, अगर आपको वो तरीका बेटर लग रहा है तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर पॉसिबल हो हम उस फॉर्म में वीडियो बना सकें, तो हम उस तरीके से वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिए और आप लोग कमेंट करके बताइए, सो दैट आप लोगों को मैं और बेटर कंटेंट और बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकूं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवज्ञा। अपनी आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्लास 12th की सोशोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग क्लास 11th में भी सोशोलॉजी के बेसिक्स कवर करके आए हैं। आप लोगों ने 11th में सोशोलॉजी पढ़ी है अच्छे से। वहां पे आप लोगों को सोशोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म लाइक सोशोलॉजी क्या होता है, ठीक है, सोशोलॉजी किस तरीके से डिराइव हुआ है, सोसाइटी क्या है, ये सब वहां पे आपको चीजें मेंशन की गई थी, राइट। यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपका इंडियन सोसाइटी को लेके एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट जो है वो सेट किया जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इंडियन सोसाइटी इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट जो है वो सेट किया जाएगा। तो उस ब्रॉडर पर्सपेक्ट पे आने के लिए आपको देखना है कि आपके पास क्लास 12th में दो बुक्स हैं, राइट। हमारे पास दो बुक्स हैं, जिसमें से आपकी फर्स्ट बुक है सोशल चेंज इन डेवलपमेंट इन इंडिया, एंड जो आपकी सेकेंड बुक है वो है इंडियन सोसाइटी। तो आपकी सेकेंड बुक में इंडियन सोसाइटी के बारे में सारी डिटेल में डिस्कशन बताई हुई है, और इस बुक में जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि कैसे सोसाइटी में चेंज हो रहा है, कैसे चीजें डेवलप हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हम स्पेसिफिकली यहाँ पे किसकी बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे। लेकिन इस चीज के लिए सबसे पहले हमारा थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए, राइट। आई नो आप लोगों को कुछ चीजें बेसिक क्लियर होंगी, बट यहाँ पे हम लोग दोबारा से बेसिक पे बात करते हैं, और हम बेसिक में यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एग्जैक्टली ये जो वर्ड है सोशोलॉजी, ये क्या होता है, राइट। ये वर्ड जो सोशोलॉजी है ये क्या होता है, हमें इस पे बात करनी है। तो ये चीज हम यहाँ पे देख के चलेंगे। क्लियर। तो क्या देखना है हमें, सोशोलॉजी क्या है। अब आप लोगों को अगर मेंशन करना हो कि सोशोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, तो हम क्या बोलेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है सोशोलॉजी हमारे लिए बहुत नया सब्जेक्ट है। आई एग्री, आप लोगों ने 11th में आके इसे पढ़ना स्टार्ट किया है, बट सोशोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को बिल्कुल छोटे से सिखाए जाते हैं। लाइक जब वेन एवर ए चाइल्ड इज बॉर्न, जब भी एक बच्चा पैदा होता है, हम देखते हैं हम बच्चों को क्या बताते हैं, हम बच्चों को रिलेशन से इंट्रोड्यूस कराते हैं। लाइक ये आपके दादा हैं, ये नाना है, ये आपकी दादी है, ये बुआ है। हम इस तरीके से बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स की नॉलेज देते हैं। देन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, हम उसे अल्फाबेट सिखाते हैं, हम उसे वर्ड सिखाते हैं, हम बच्चे को बोल के बताते हैं कि आपकी आईज कहाँ है, आपके ईयर्स कहाँ है, राइट। ये सारी चीजें हम सिखा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जब जैसे बड़ा होता है, हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं टू गेट द प्रॉपर नॉलेज। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोशोलॉजी क्या है, एक नया कंसेप्ट नहीं है। बहुत छोटे से एक बच्चे को सोशलाइज करना सोसाइटी में सिखाया जाता है। तो वो सोशलाइज करना जब सिखाया जाता है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा ना, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो वो जो सोशलाइज करना यहाँ पे हमें सिखाया जाता है, क्लियर, वो जो चीज होती है वही हमारी सोशोलॉजी होती है। क्लियर कट हमारे पास क्या चीज आ रही है, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां तक हमें क्लियर हुई चीजें। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सोशल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, राइट। हम लोग देखते हैं कि कैसे सोसाइटी में लाइफ जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस का ह्यूमन के बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नाउ द क्वेश्चन कम, चेंजेस की हम जो बात करें, व्हाट आर दीज चेंजेस। चेंजेस क्या होते हैं, एक चीज जैसी पहले थी वैसी अब नहीं है। तो चेंज का मतलब तो ये होता है सिंपल सा। तो व्हाट इज दिस सोशल चेंज। सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट चीजों में चेंज आने को ही हम सोशल चेंज कहते हैं। लाइक पहले हम देखते हैं कि आज देखो ये जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक वी आर फॉलोइंग द ऑनलाइन मीडियम ना। हम प्रॉपरली, आप अपने घर पे हैं, मैं अपने यहाँ पे अपने प्लेस पे बैठी हुई हूँ, एंड वी आर इंटरेक्टिंग। मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ पा रहे हैं। तो ये एक सोसाइटी में टाइप ऑफ चेंज ही आया ना। ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन चेंज होके क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, डिजिटल वे यहाँ पे कम्युनिकेशन का हमें देखने को मिला। ठीक है, हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ऑनलाइन मीडियम के थ्रू पेमेंट कर पा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो हम पेमेंट कर पा रहे हैं, ये भी एक तरीके का डिजिटल चेंज है। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस थे, आगे भी हम इस चेंज की बात करेंगे, अभी डिफरेंट डिफरेंट चेंज की, राइट। तो ये हुआ स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, सोशल चेंज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब वहीं आगे हम देखेंगे फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन है, राइट।
फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी में हम लोग बात करेंगे कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अब सबसे पहले ये जानिए कि किसी भी पर्सन को किसी सब्जेक्ट का हम लोग फादर क्यों बोल रहे हैं। व्हाई वी आर सेइंग कि ये जो पर्सन है ये इस सब्जेक्ट के फादर है। सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास कि फादर जब यूज कर रहे हैं हम वर्ड, तो हम ये कह रहे हैं कि इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस चीज के टुवर्ड्स बहुत ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, दैट्स वाई हम उन्हें इन सब्जेक्ट का फादर कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी सोशियोलॉजी के फादर कौन है? अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे इन 1838। अब क्वेश्चन आता है क्या 1838 से पहले सोशियोलॉजी नहीं थी? सोशियोलॉजी तो पहले से थी ना। जब इंसान एप से ह्यूमन बीइंग बना तब भी तो लोग आपस में साथ में रहते थे, एक ग्रुप में रहते थे, ठीक है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज तब भी होती थी, तब भी फैमिली थी, तब भी मैरिज सिस्टम चल रहा होगा। तो वाई इन 1838 यहाँ पे हम इन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में क्या करा? स्टडी दी। तो यहाँ से सोशियोलॉजी का एक मॉडर्न वे हमें देखने को मिला, क्योंकि इस टाइम पे हमारी सोसाइटी में क्या हो गया था? साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था। लोग जो थे वो रेशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोचने लग गए थे। सो दैट्स वाई यहाँ पे अगस्त कॉम्टे ने एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के साथ सोशियोलॉजी को एक मॉडर्न फॉर्मेट में हमारे सामने प्रेजेंट किया। अभी इतना ही जानेंगे, बाकी डिटेल में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा 11th में और भी डिटेल में अगस्त कॉम्टे के बारे में, वरना अलग से इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं सोसाइटी की। हम बात करते हैं सोसाइटी की। मैंने आपसे कहा व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो हमने वो क्लियर कट शॉर्ट में आंसर दिया था, इट इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी? आप सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, बहुत साल हो गए आपको रहते हुए, आप सुनते भी हो वर्ड, बहुत बार हम जनरली यूज भी करते हैं कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहां की सोसाइटी बहुत हाई फाई है या फिर सोसाइटी अच्छी नहीं है। तो व्हाई आर वी यूजिंग दिस वर्ड सोसाइटी? क्लियर? सोसाइटी के लिए देखो, सिंपल सी बात, आपने ये भी सुना होगा कई बार कि पेरेंट्स जो है जब उन्हें हमें किसी चीज के लिए रोकना होता है तो व्हाट डू दे जनरली से? वो एक वर्ड यूज करते हैं कि ये चार लोग क्या कहेंगे, राइट? ये चार लोग क्या कहेंगे, तो ये चार लोग जो हैं जो कहीं ना कहीं बिहेवियर पे इंफ्लुएंस डालते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हम एक कनेक्शन महसूस करते हैं, वही एक तरीके से सोसाइटी बनाते हैं। ये तो एक छोटा सा डायमेंशन, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो एग्जाम्पल था, बट प्रॉपरली और ब्रॉडली इफ वी विल से, तो सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल होता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है। देखिए, आप और मैं इंडिविजुअल सोसाइटी नहीं बनाएंगे। सोसाइटी वर्ड आ गया ना तो इट क्लियरली मीन्स कि सोसाइटी मीन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल होता है। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं की जा रही है, जो एक कम्युनिटी की तरह रह रहे हैं लोग, राइट? प्लस एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हमारे पास यहाँ पे होता है। क्लियर हो गई ये बात? हमें इतना हमने देख लिया। यहाँ पे प्लस हम देखेंगे ये कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। क्या चीज है? एक कॉमन पर्पस है हमारे पास। तो कॉमन पर्पस क्या होता है? यहाँ पे कॉमन पर्पस क्या है? कॉमन पर्पस लाइक देखिए, जब आप लोग हम लोग स्कूल जाते हैं सारे बच्चे, राइट? वहां पे जितने भी स्टूडेंट है वो सब क्या करने आए हैं? उन सबका एक कॉमन पर्पस है, टू गेट द एजुकेशन, टू गेन द एजुकेशन। तो यहाँ पे वो ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे बहुत सारी अलग अलग फील्ड है। लाइक इफ आप लोग जिम ज्वाइन करते हो या कोई फिटनेस सेंटर ज्वाइन करते हो, तो बेसिक एम सबका क्या है? सबका एम वहां पे फिटनेस है ना। तो जिस भी ग्रुप के आप पार्ट बनते हो वहां पे क्या होता है? सबका एक कॉमन पर्पस होता है। क्लियर? बल्कि आप लोगों ने शायद इन डिटेल 11th में पढ़े भी होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, जिसमें आपने प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ग्रुप पढ़े होंगे। बट अभी के लिए हमें इतना ही जानना है कि सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि ऑर्गेनाइज ग्रुप बना के रह रहे हैं और उस ग्रुप का एक कॉमन पर्पस होता है। इज इट क्लियर? अब हमारी बुक है जो सोशल चेंज और डेवलपमेंट इन इंडिया की, इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल चेंज। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज को लेके है, संरचनात्मक यहाँ पे परिवर्तन के बारे में है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कल्चरल चेंज को लेके होगा। तो अभी हम यहाँ पे परिवर्तन पढ़ेंगे, वो किसमें पढ़ेंगे? संरचनात्मक चीजों में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर वर्ड बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा, आई थिंक बॉडी के बायो में आप लोगों ने सुना होगा ना, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पूरा स्केलेटन सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हो, बहुत कॉमन है ये वर्ड आप लोगों के लिए। तो आई गेस हम सबने सुनी है ये वर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आप लोग बता सकते हैं कि आपने कितने कितने डायमेंशन में ये वर्ड सुना हुआ है, ठीक है। आप लोग ये मेंशन कर सकते हैं, आप लोगों ने अलग अलग, जैसे मैंने अभी एक बायो का एग्जांपल लिया, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग में आप लोग देखते हो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें, लाइक सीमेंट हो गया, ईंट हो गई, पत्थर हो गई, इन सबको कलेक्ट करके हम बिल्डिंग का एक ढांचा खड़ा करते हैं। स्ट्रक्चर इज व्हाट? स्ट्रक्चर इज ढांचा ना। स्केलेटन क्या होता है? हड्डियों का ढांचा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स।
तो यही चीज होती है। तो आप मुझे बता सकते हो आपने किन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में सुना है, राइट? अब स्ट्रक्चरल चेंज सोशियोलॉजी में एग्जैक्टली क्या होता है ये देखना है, ठीक है? तो सोसाइटी में जितने भी लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में सोशल रिलेशनशिप्स बनते हैं, उनके बीच में बदलाव आ जाने को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप बने, ठीक है, उनके बीच में कुछ भी जो बदलाव आया, परिवर्तन आया, उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल चेंज। अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कुछ समझ सी नहीं आई बात, कोई बात नहीं, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये हमारे माइंड में ज्यादा रहेगी चीजें। देखिए, यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमारे सामने मेंशन है, इन एग्जाम्पल के बारे में हमको डिटेल में बात करनी होगी। क्लियर? ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने मेंशन है, हम इन दो एग्जाम्पल को बेस लेके इस कंसेप्ट के मतलब को डिटेल में समझेंगे। अब ठीक है, समझाइए क्या है एग्जैक्टली ये। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो एग्रेरियन सिस्टम है, पहले देखो क्या होता था, एक मैं पहले समझाती हूँ, फिर हम लोग ये प्रॉपर्ली रीड कर लेंगे पूरा। पहले क्या होता था, एक फैमिली है, एक पीस ऑफ लैंड है उनके पास, फैमिली में जितने मेंबर है सब वहीं पे खेती कर रहे हैं, जितने मेंबर है 5 6 7 8 जो है सब वहीं खेती कर रहे हैं। बट धीरे धीरे सोसाइटी में जैसे इंडस्ट्रीज आने लगी और अलग अलग काम, कुछ सर्विसेज आने लगी, तो लोगों ने काम शिफ्ट करा ना, वो लोग इंडस्ट्री की तरफ मूव कर गए, ठीक है, अब कुछ लोग सर्विसेज की तरफ काम करने चले गए, तो एग्रीकल्चर में जो बर्डन था लोगों का वो कम हो गया। तो अब एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करने के लिए हमें बाहर से लेबर लानी पड़ती है। देखो, अगर आप लोगों के रूट्स जुड़े हुए हैं, अगर कोई बिलोंग करता है जिसका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, जिसके फादर ग्रैंडफादर अभी भी जो है एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो आप देखोगे कि लेबर उनको क्या करनी पड़ती है, हायर करनी पड़ती है, क्योंकि आपके फादर वो काम नहीं कर रहे हैं, आपके फादर किसी और सर्विस में आ गए हैं, हम लोग, आप लोग, सब लोग कोई और सर्विस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया है, अब लेबर के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, बाहर से पर्सन हायर करना पड़ रहा है। तो ये भी एक तरीके का चेंज है ना सोसाइटी में, ये भी एक तरीके का चेंज है। तो इस चेंज को हम जो ये पर्टिकुलर टाइप का चेंज है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज। आई होप यहाँ तक बेसिक अच्छे से छोटी छोटी चीजें क्लियर हो रही हो, विद एग्जाम्पल और आपके आसपास के एग्जाम्पल से ही हम चीजें क्लियर करेंगे। बहुत हाई फाई और ये सब नहीं पिक करेंगे एग्जाम्पल, हम लोग बहुत सिंपल वर्ड्स में एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली। आप देखते हो इंडिया में पहले जो फैमिली सिस्टम की बात करें तो जॉइंट फैमिली ही प्रिवेलेंट था, ठीक है, फैमिली के नाम पे हम बात ही किसकी करते थे, हम सिर्फ जॉइंट फैमिली की बात करते थे। बट नाउ डेज जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है किस में, न्यूक्लियर फैमिलीज में। ये जॉइंट फैमिली धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होती जा रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चरल चेंज का। अब स्ट्रक्चरल चेंज को लेके एक बहुत मेजर टर्म जो हमें पढ़ने की जरूरत है, एक कारण जिस वजह से ये चेंजेस मेजरली हमें देखने को मिले, वो है कॉलोनिज्म। ये मतलब क्या है, उपनिवेशवाद। क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंडिया आजाद नहीं रहा है, 1947 में जाके हमें आजादी मिली है ब्रिटिशर से, राइट? इससे पहले सारी चीजें 1600 में ब्रिटिशर आए, ट्रेड करा, देन कैप्चर करा, राज करा, रूल्स पॉलिसी उन्होंने बनाए, हमें फ्रीडम मिली 47 में, 50 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद हम अपने रूल्स पॉलिसीज खुद से बना रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे जो चेंजेस आए वो किसकी वजह से आए थे, वो कॉलोनिज्म की वजह से आए थे। तो हमें इस टर्म को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये टर्म मल्टीपल टाइम यूज भी होगी, तो जब भी आपसे ये चीज पूछता है, देखो आप लोगों को पता है कि ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया, दैट इज ओके, बट कभी भी आप इस टर्म के मीनिंग में ये ब्रिटेन और इंडिया मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है? ये जो टर्म है कि ब्रिटेन इंडिया ने जिस तरीके से कॉलोनी बनाया था तो ये कॉलोनिज्म होता है, ये आप एग्जाम्पल में लिखोगे। लेकिन कॉलोनिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग जब आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि जब कोई एक रिच, wherever a rich और पावरफुल कंट्री, जब कोई भी एक रिच और पावरफुल कंट्री किसी छोटी या स्मॉलर कंट्री को कैप्चर कर लेती है और वहां के सारे रिसोर्सेज, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, ह्यूमंस हो, सबको यूज करती है अपने बेनिफिट के लिए, तो हम इसको कॉलोनिज्म कहते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस पावरफुल कंट्री मीन्स। लाइक मैंने आपसे कहा कि एक पर्सन पावरफुल है, सिंपल सा एक एग्जांपल लो। पावरफुल का मीनिंग आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए डिफर डिफर हो सकता है। whenever I said कि दिस पर्सन इज पावरफुल, ठीक है, तो वो पर्सन पावरफुल है किस बेसिस पे मैं कहूंगी, वो पर्सन पावरफुल है, हो सकता है मैंने इस बेसिस पे बोला हो कि उस पर्सन के सोर्सेस बहुत ज्यादा है, उस पर्सन की बैक बहुत अच्छी है, उस पर्सन के पास बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन आपने क्या समझा, आपने समझा कि उस पर्सन की फिजिक बहुत स्ट्रांग है, वो फिजिकली बहुत पावरफुल है, तो दोनों का मतलब डिफरेंस हुआ ना। तो इसी तरीके से पावरफुल कंट्री के भी बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। एक कंट्री पावरफुल हो सकती है किस केस में, जब उसके पास क्या है, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, या फिर उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, या फिर उसकी इकोनॉमी मतलब पैसे बहुत ज्यादा है वहां पे,
टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर चीजें, वेपन्स वगैरह वो काफी कुछ बना चुकी है। तो ये सब चीजें एक कंट्री को क्या बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं। इतना हमें समझ में आया। तो यही चीज है, जिस एक पर्टिकुलर ऐसी प्रैक्टिस जिसके थ्रू एक पावरफुल कंट्री दूसरी कंट्री को, स्मॉलर वीकर कंट्री को कंट्रोल करती है। इसमें हम एग्जांपल में फ्रेम कर सकते हैं, लाइक ब्रिटेन डिड विद इंडिया। लाइक जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी इतने लंबे समय तक कॉलोनी बना के रखा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलोनिज्म का कल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहले तो ये समझिए कि कल्चर को रिलीजन के साथ मर्ज नहीं करना है, बिल्कुल भी। कल्चर को रिलीजन के साथ बिल्कुल भी मर्ज नहीं करना है। कल्चर जो है एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। कल्चर में आपका रिलीजन, कल्चर में आपकी लैंग्वेज, कल्चर में हमारा वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ ईटिंग, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो कल्चर इज मच ब्रॉडर टर्म। ठीक है। अब यहाँ पे देखते देखो, कॉलोनिज्म की वजह से जब ब्रिटिशर यहाँ आए हैं तो बहुत सारे मॉडर्न आइडियाज आए। जो इंडिया में चीजें नहीं थी, एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन हमें देखने को मिला। प्लस ये आइडियाज जो थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे और पैराडॉक्सिकल थे। अब ये बहुत हेवी वर्ड यूज कर लिए। अभी तक नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़ रहे थे, अभी हमने वर्ड यूज कर लिया कॉन्ट्राडिक्टरी एंड पैराडॉक्सिकल। ये क्या होता है? तो कॉन्ट्राडिक्टरी एंड पैराडॉक्सिकल की मैं बात करूं तो देखो, सिंपल सी बात है, ये क्या चीज होती है? व्हेन मैं ये कह रही हूं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, राइट, और वहीं मैं साइड में कहीं पे किसी को ब्राइब ऑफर कर रही हूँ, रिश्वत ऑफर कर रही हूँ, या फिर रिश्वत एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो क्या ये बातें दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं हुई? क्या जो मैंने अपने आप को ईमानदार कहा और वहीं मैंने ब्राइब एक्सेप्ट की, ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर गई एक दूसरे से? राइट। तो अब इंडिया में ये किस तरीके से हो रहा था? देखिए, इंडियंस जो थे वो वेस्टर्न लिबरलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। एजुकेशन जो आप ले रहे हो वेस्ट में, जो फ्रीडम आ रही है, लिबरलिज्म आ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं वहां पे फ्रीडम की, आप सब पढ़ रहे हो। बट वहीं दूसरी साइड अगर देखा जाए तो आप खुद क्या बने हुए हो? आप खुद ब्रिटेन की एक कॉलोनी बने हुए हो। तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई। पढ़ कुछ और रहे हैं लेकिन प्रीच, मतलब प्रैक्टिस में वो चीज हमारे सामने देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से कॉलोनिज्म का कल्चर पे इंपैक्ट हमने देखा। राइट। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है हमें। अब हम आते हैं कॉलोनिज्म एंड सोसाइटी पे। कॉलोनिज्म का सोसाइटी पे कैसे इंपैक्ट पड़ा? बहुत मेजर मेजर चेंजेस। देखो, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म, मतलब आपने देखा उस टाइम पे हमारी सोसाइटी में सती प्रथा था। ठीक है, सती प्रथा सिस्टम चल रहा था, विडो की रीमैरिज अलाउ नहीं थी, वुमेन एजुकेशन, मतलब ये तो सिर्फ मैं वुमेन के सेक्टर की बात कर रही हूँ, प्लस दलित्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबल वाला काम, ये सब बहुत कुछ हो रहा था। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा? सोशल रिफॉर्म पे इम्पैक्ट पड़ा, बिल्कुल पड़ा। बहुत सारे रिफॉर्म हमें देखने को मिले, लोग अपने लिए, अपने राइट्स के लिए डिमांड कर रहे थे यहाँ पे, ये हमने देखा। उसके अलावा इंडस्ट्री में चेंजेस हमें देखने को मिले, एग्रीकल्चर फील्ड में चेंजेस था, सिटीज में चेंजेस थे, टाउन में चेंजेस थे। अभी मैंने खाने पीने की भी बात की, खाने पीने की हैबिट्स चेंज हो गई थी। देखो, आप आज भी घर पे सुनते हो, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यूज करते होंगे वर्ड कि आप ही लोग खाओ ये सब विदेशी सा खाना, हमें तो देसी खाना खाना है, हम तो रोटी प्याज अचार और इन सब चीजों से भी खा लेंगे, हमारे लिए तो देसी खाना ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो विदेशी खाना मीन्स व्हाट? जो उस समय हमने बाहर के कल्चर से अडॉप्ट किया था, लाइक ब्रेड आमलेट, कटलेट, उस समय पे बहुत ज्यादा एज अ मेन्यू में अलग अलग जगह देखे जाने लगे थे। एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर ने नाम जो था वो ब्रिटेन के बेसिस पे नाम रखा अपनी कंपनी का। अब वो क्या नाम है वो आप लोग मुझे बताओगे, वो आप लोग नाम बताओगे मुझे क्या नाम है? ये बहुत कॉमन नाम है और आप सबको पता होगा। ठीक है, बहुत सारी स्कूल यूनिफॉर्म में नेकटाई आ गई। नेकटाई देखो इंडिया का तो नहीं था ना ड्रेस स्टाइल, नेकटाई बाहर का ड्रेस स्टाइल था, बट हमने स्कूल यूनिफॉर्म में नेकटाई इंक्लूड करी, जिसे आप आज भी देख के चलते हो। तो ये कॉलोनिज्म का ही इम्पैक्ट था। उसके अलावा कल्चर पे देखा, सोसाइटी पे देखा, पॉलिटी पे किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। देखो, ब्रिटिशर के आने के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट थे। हम ये नहीं कहेंगे कि वो राज करके गए तो सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव ही रहा। देयर आर सम पॉजिटिव थिंग एज वेल। ठीक है, नेगेटिव तो पढ़ते आ रहे हैं हम, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है। बट रेलवे ब्रिटिशर लाए थे, आपको पता होगा। ठीक है, रेलवे जो थी वो ब्रिटिशर के टाइम में आई थी, तो रेलवे एक पॉजिटिव स्टेप था ना। प्लस आज जो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आप जो लीगल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट वगैरह का फॉलो कर रहे हो, आप पुलिस और एजुकेशन सिस्टम में जो चीजें फॉलो कर रहे हो, ये सब हमने बाहर से यानी वहीं से अडॉप्ट की है। तो ऑल दीज शोज कि हमारे पास क्या है, इनका सबका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। राइट। ये दोनों पॉइंट जो है ये हम अगली स्लाइड के साथ पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश जो थी, अब वेस्टर्न एजुकेशन भी आ रही है ना, तो वेस्टर्न एजुकेशन के साथ इंग्लिश भी आ रही है, और इंग्लिश को एक प्रिविलेज लैंग्वेज माना जाता था। व्हाई आई एम सेइंग कि प्रिविलेज लैंग्वेज? आज की डेट में भी आप देखो, अगर कोई पर्सन बिल्कुल फ्लुएंसी से हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है, राइट, तो हम ये मानते हैं कि भाई हम अपने आप को, अगर हम उसके आगे हिंदी में बात करते हैं तो हम अपने आप को इंफीरियर समझने लगते हैं।
हम ये समझते हैं कि वो पर्सन कितना नॉलेजेबल, कितना इंटेलिजेंट, कितनी चीजें आती हैं और हमें चीजें नहीं आती हैं। प्लस बहुत सारी जॉब प्रोफाइल ऐसी होंगी जिसमें उसे हमसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज उसे प्रॉपरली इंग्लिश बोलनी आती है, फ्लुएंसी से इंग्लिश बोलनी आती है। क्लियर? तो उस समय पे तो और भी ज्यादा है, आज तो फिर भी नॉर्मल कॉमन बात हो गई है, बस उस समय पे इंग्लिश आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो इंग्लिश आने की वजह से मार्केट में एक एज प्रोवाइड हुई लोगों को, और यहाँ पे जॉब मार्केट में भी ग्रेटर एडवांटेज जो था वो मिला लोगों को, राइट? अब इसी में एक चीज हम देखेंगे कि इससे अब जिस भी दलित को, देखो इंडिया में तो सिस्टम ऐसा था, दलित अनटचेबल, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, बट ब्रिटिशर ये काम नहीं करते थे। तो जिस भी दलित को इंग्लिश आती थी उसके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो थी वो ब्रिटिशर के पास थी, ब्रिटिशर उन्हें जॉब ऑफर भी कर रहे थे। ठीक है, तो पहले जो दरवाजे उनके लिए बंद थे वो अब दलित्स के लिए दरवाजे हमें खुलते हुए दिखाई दिए। ये प्लस पॉइंट था। इसके बाद लोगों ने क्या करा, देखो ये मूवमेंट ऑफ पीपल एक सेपरेट पॉइंट है। लोग एक जगह से दूसरी जगह, कॉलोनिज्म की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रहे थे। क्यों मूव कर रहे थे? एक जगह पे काम नहीं है, ठीक है, तो हम दूसरी जगह जाएंगे। कई बार जो ब्रिटिशर थे वो जबरदस्ती ये काम करवा रहे थे। जो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब हम डिटेल में भी थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे जो थे झारखंड के जो कुछ लेबर थे वो असम में जा रहे थे। असम में क्यों? क्योंकि असम में लोग कम, असम में काम है टी प्लांटेशन का। ब्रिटिशर जो है वो टी की सप्लाई बाहर करके अच्छा पैसा कमाना चाहते थे। दैट्स व्हाई ब्रिटिशर फोर्सफुली उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें असम में भेजते थे। पढ़ेंगे आगे अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के बारे में ये सब, राइट? तो इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चरल चेंज के डिफरेंट टाइप पढ़ने हैं वो हमें दो टाइप पे डिस्कशन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो वी विल सी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, सोसाइटी पे इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ये सब कुछ हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये इतना कंसेप्ट आज का क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप लोग फील फ्री टू आस्क दैट डाउट, आप लोग बहुत आराम से वो डाउट पूछ सकते हैं। इन्हीं चैप्टर में से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज बनने हैं, वन वर्ड क्वेश्चन बनने हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को बताना कंपलसरी हो जाता है। हम कोई लाइन, कोई एग्जांपल मिस करके नहीं चल सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली उस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 3 पेज 2 पेज आप पढ़ेंगे, अब वर्ड टू वर्ड चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक के साथ फिर से रीस्टार्ट करेंगे।